चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो। सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है जो। भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। केशव अर्चना के लिए आमंत्रित हैं कुमारी प्राची नीम देवकर। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। अति व्याकुला बुद्धि से गाओ कैसे यशोगान की गौरवाला बना। कभी वासना थी न लोकेशणा की, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला। सहस्रों मनों में वही जागृता हो, उठे हिंदू स्वातंत्र की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। यशोदुन्दुभी तो बजेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कसक बस यही। बहे नेत्र से भावना नीर धारा, मदीया यही आशु पुष्पार्चना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपो साधना। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का जन्म 15 सितंबर 1939 को चेन्नई के निकट मयलापुर नामक स्थान पर हुआ था। डॉक्टर स्वामी जी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हुई है। लगातार 10 वर्षों तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे और अभी भी सत्र में ग्रीष्मावकाश जो वहाँ पर होता है उसमें आप अध्यापन कार्य हेतु वहाँ पर नियमित रूप से जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय की दृष्टि से भी चीन के आर्थिक विशेषज्ञ एवं रणनीति जानकार इस नाते से आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। डॉक्टर स्वामी कुल 5 बार संसद में रहे हैं
3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के माध्यम से। इसी प्रकार से भारत सरकार के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के पद को आपने 2 बार सुशोभित किया है, एक बार 1990-91 के सत्र में और दूसरी बार 1994-96 के सत्र में। सामान्य तौर पर बुद्धिजीवियों के बारे में धारणा होती है कि ड्राइंग रूम में बैठ करके बौद्धिक विलाप करते हैं, बौद्धिक विलास करते हैं और वहीं पर उनकी बातें छूट जाया करती हैं। डॉक्टर स्वामी इस पूरी प्रक्रिया में अपवाद होकर के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्रहित के अनेकानेक मुद्दे, इन सभी के साथ अपने बौद्धिक क्षमता को, संघर्षशीलता को और हिंदुत्व के पुनर्जागरण के उत्थान में अपनी ऊर्जा को सहमित करते हुए संजोया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, हम जैसा सभी जानते हैं, जब देश में आपातकाल लगा तो उस समय की सरकार को चुनौती देते हुए विदेश से संसद में प्रवेश किया और उस समय की सारी गुप्तचर व्यवस्थाएं धराशायी रह गई। वे सब अचंभित हुए और उस समय के अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तत्कालीन भारत सरकार की समस्त सुरक्षा एजेंसियों की गुप्तचर व्यवस्था, रणनीतिक व्यवस्था और इमरजेंसी को, आपातकाल को एक जोक बताया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1981 के बाद पहले ऐसे भारतीय हुए जिन्हें चाइना में डेंग जियाओपिंग ने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया। साथ ही साथ हिंदू संस्कृति के प्रतीक मानबिंदु कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपके प्रयासों से, जो 1981 के पूर्व 25 वर्षों तक बाधित रही थी, प्रारंभ हुई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बुद्धिजीवी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। हाल ही में उनकी एक पुस्तक हिंदुत्व एंड नेशनल रिडेंशियंस, इस नाम से नई दिल्ली में संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक परम आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत ने पिछले 18 दिसंबर 2010 को विमोचित किया। उस कार्यक्रम में माननीय सुदर्शन जी, माननीय अशोकी सिंघल की भी उपस्थिति महत्वपूर्ण रही थी। वर्तमान में जैसा हम सभी जानते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए सरकार को पूरी तरह से झकझोर के रखा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। वर्तमान में भ्रष्टाचार के लिए नए नए जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं, इसकी शुरुआत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के 2008 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक PIL से हुई है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में कई सारे राजनेता, केंद्रीय मंत्री फंसते नजर आ रहे हैं, इन सब के पीछे एक प्रमुख शक्ति डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। इस प्रकार से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का संपूर्ण जीवन न दैन्यम न पलायनम की जिजीविषा पर चलता है। आप हम सभी को इस व्याख्यान के लिए प्राप्त हुए हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। इसी प्रकार से आज की सत्र की अध्यक्षता कर रहे उज्जैन शहर के वरिष्ठ एवं अत्यंत प्रतिष्ठित अभिभाषक आदरणीय नरेंद्र कुमार जी छाजेड़, आपका जन्म 10 मार्च 1935 को हुआ। आपकी शिक्षा BCom LLB तक हुई है। आप विश्वविख्यात जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू के प्रबंध समिति के माननीय सदस्य रहे हैं। उज्जैन शहर की विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। विश्व भर में यूरोप, अमेरिका, चाइना, ऐसे कई बड़े बड़े देशों की आपने यात्रा की है। और उज्जैन शहर का प्रतिष्ठित जो चैरिटेबल ट्रस्ट है
तथा RT-GRT मेडिकल कॉलेज जो है उसके आप फाउंडर ट्रस्टी एवं वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ऐसे महान व्यक्ति भी अध्यक्षता के लिए हम सभी को प्राप्त हुए हैं। सामान्य तौर पर अतिथि परिचय में इतना पर्याप्त होता है और अतिथि परिचय के क्रम में हम सभी इस बात के आदी होते हैं कि जो मंच पर होते हैं केवल उनका ही परिचय सामान्य तौर पर होता है, किंतु राष्ट्र जीवन की दिशा में काम करने वाले ऐसे मौन साधक चिंतक बहुत से हम सबके बीच में रहते हैं। ऐसे ही इस व्याख्यानमाला में आए हुए पूर्व वर्षों में वक्ता आदरणीय डॉक्टर सदानंद जी सप्रे वक्ता के रूप में हम सबके बीच में विगत वर्षों में आए हुए हैं। वर्तमान में लगातार 5 दिनों से निरंतर अपना विशेष प्रयत्न करके प्रयास पूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप MACT भोपाल के सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, मध्य भारत प्रांत के प्रांत कार्यवाह रहे हैं, वर्तमान में संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य तथा भारत के बाहर जो संघ का कार्य चलता है उसकी जिम्मेदारी आपकी ओर है। व्याख्यानमाला समिति की ओर से मैं आपका केवल धन्यवाद ही ज्ञापित कर सकता हूं। आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। करतल ध्वनि से आदरणीय सप्रे जी का आप सभी स्वागत करें। मंचासीन महानुभावों के स्वागत का क्रम प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कुमार जी छाजेड़, आपके स्वागत के लिए व्याख्यानमाला समिति के सदस्य श्री जीवन प्रकाश जी आर्य को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश भर में लोकप्रिय हम सबके जाने पहचाने आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के स्वागत के लिए मैं आयोजन समिति के सदस्य श्री अनिल जी कासलीवाल को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आकर डॉक्टर स्वामी का स्वागत करें। आप सभी तालियों से भी स्वागत कर सकते हैं। यह वर्ष इस व्याख्यानमाला का रजत जयंती वर्ष है। इस निमित्त कुछ नए आयाम इस आयोजन में जोड़े गए थे। उस कड़ी में विद्यालयीन स्तर की कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी। बौद्धिक दृष्टि से विद्यालयीन शिक्षकों के बीच में भी कुछ कार्यक्रम हुए थे। उसी कड़ी में पुरस्कार वितरण की बेला आज है। शिक्षकों के बीच में जो भाषण प्रतियोगिता हुई थी उसके पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान पर जो चयनित हुए प्रज्ञा जैन, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर आकर मंचासीन महानुभावों से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। प्रज्ञा जैन, आयोजन समिति की ओर से इन्हें 5,001 रुपए का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। दूसरे स्थान पर रही है निशा जटिया। दूसरे स्थान पर 2 प्रतिभागी एक साथ रहे, निशा जटिया एवं सुभाष सुनिया। आप भी मंच पर आमंत्रित हैं अपना पुरस्कार लेने के लिए। कृपया तालियां बजाकर प्रोत्साहन करें। व्यक्तिगत गीत के लिए आमंत्रित हैं अनुजा करंदीकर। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की
गंगा बहानी है। विवेकानंद ने जिनसे नवल अध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन राम तीरथ ने जगाया था। जला सकती न आग इन्हें बुझा सकता न पानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मात्र भावों से भरा था मन। यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके कारण केंद्र सरकार को सीबीआई की 80,000 पेज की चार्जशीट का जवाब देना है, जिनके कारण केंद्र सरकार के मंत्रियों को जेल में जाना पड़ रहा है, जिन्हें किसी समय में भारतीय जीवन में, भारतीय समाज में उत्प्रेरक की भूमिका में जाना गया, जिनका पूरा जीवन लगभग इस बात पर रहा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसे डॉक्टर स्वामी जी को व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इस सभा के अध्यक्ष जी नरेंद्र जी, इस व्याख्यान माले के प्रबंधक समितियों के जाने माने सदस्यगण, उपस्थित उज्जैन के आदरणीय नागरिकों, मैं अपने व्याख्यान को 3 हिस्से में बांटूंगा। पहले भ्रष्टाचार का परिभाषा पर मैं थोड़ा बोलूंगा। भ्रष्टाचार क्या है? दूसरा है कि क्यों भ्रष्टाचार अपने देश के लिए बुरा है, और तीसरा इसका उपाय क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है, और इस समाधान में सनातन धर्म की भूमिका क्या है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार का शब्द हर बात पर, जो पसंद नहीं बात है उस पर जोड़ा जाता है। जैसे मैं किसी को धोखा देकर पैसा उसके ले लूं, उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं, वो तो चीटिंग हो गया है। दूसरा, मैं किसी को झूठा आश्वासन देकर उस आश्वासन को पूरा ना करूं, उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं, परंतु वो नहीं है, उसको फ्रॉड कहते हैं अंग्रेजी में। दहेज को भी भ्रष्टाचार कहते हैं। दहेज वैसे अंग्रेजी में उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, जो जबरदस्ती किसी से वसूल करना। तो भ्रष्टाचार, जो हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जिसके लिए कोर्ट में इस पर ध्यान दिया जाता है,
और सरकार से कदम उठाए जाने के लिए मांग होती है। वो भ्रष्टाचार वो है जब कोई एक पद में, सार्वजनिक या निर्वाचित पद में बैठकर उस पद का दुरुपयोग करके अपने के लिए फायदा या अपने परिवार के लिए फायदा या अपने मित्र के लिए फायदा, इसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। और इसके लिए एक विशेष कानून बनी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें जो भी सरकारी पद में है या सार्वजनिक पद में है या निर्वाचित पद में है, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर भले वो पैसा ना ले परंतु किसी और के लिए फायदा पहुंचाए उस पद के दुरुपयोग से, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। उसमें आजकल तो सजा सिर्फ 7 साल की है, परंतु अब जो नई लोकपाल की बिल की बात कर जा रही है उसमें थोड़ा लंबा भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं इसके आजीवन का कारावास होनी चाहिए ऐसा, परंतु मूलतः आज हम जब बोल रहे हैं आपके सामने, वो मैं उस सीमित दायरे में भ्रष्टाचार को देखने चाहता हूं और वो ही महत्वपूर्ण है। बाकी सब चीज अपने आप ठीक की जा सकती है। यदि ये पद का दुरुपयोग जो होता है उसको हम ठीक कर दें तो बाकी सारे चीज़ों को, जो अपराध होते हैं उसका हम समाधान जल्दी ढूंढ सकते हैं। बोफोर्स में राजीव गांधी ने अपने के लिए कुछ पद का दुरुपयोग उसने की जरूर किया, परंतु अपने के लिए उसको कुछ नहीं मिला। उसके पत्नी की जो परिवार है उसको मिला। उस पत्नी की यानी सोनिया गांधी की बहन की पति को उसको रिश्वत मिली और उनके परिवार के जो मित्र हैं क्वाटोची उसको भी मिली। और ये पूर्णतः भ्रष्टाचार है और इस पर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में ही केस चली। हाँ, केस को ठीक से चलाया नहीं गया तो अभी ये ठंडा पड़ गया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने कह दिया कि कितना पैसा खर्च करोगे इस जांच में जब कुछ मिलने वाला नहीं है, परंतु उसको आखिर में छोड़ना नहीं है। कभी ना कभी किसी रूप से उसको वापस ला करके जिनको दंड देना चाहिए उनको दंड देना ही पड़ेगा। उसके लिए कभी ना कभी भविष्य में होगा। संक्षिप्त में ये कह सकता हूं कि जब आपको कोई चीज मिलनी नहीं है आपके योग्यता पर या आपके क्वालिफिकेशन पर या आपके अनुभव पर या आपके पद पर या आपके स्थिति पर, और उसको आप लेने के लिए आशा करते हैं, तब आप जो सरकारी अधिकारी है उसको अपने पक्ष में करने के लिए पैसा देते हैं, वो है भ्रष्टाचार। और इस तरीके से आज हमारे देश में भयंकर रूप में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पैसा आती है उसको विदेश में भेजा गया और विदेशी बैंकों में जमा किया गया गुप्त रूप से। अवैध भी है, गुप्त रूप से। लगभग जो अमेरिका में एक रिसर्च बॉडी है जिसने अनुमान लगाई है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के 2.5 लाख करोड़ रुपए विदेश में जमा है बैंकों में गुप्त रूप से। हमारे कई लोग जिन लोगों ने इस पर अनुमान लगाई है वो कहते हैं इसका 4 गुना ज्यादा है। ये यानी लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास है। ये तो इतनी भयंकर है कि कुल मिलाकर देखा जाए कि हमारी राष्ट्र आय की 40% बन जाती है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो विदेश नहीं जाता वो देश के अंदर रहती है। और देश के अंदर
वो हर प्रकार से देश में प्रभाव डालती है। वो कौन से प्रभाव हैं उस पर मैं आपको थोड़े बताने चाहता हूं। पहले ये मैं बता देना चाहता हूं कि आज ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ कमा नहीं सकते हैं, उनको इतना कमाने के लिए मौका मिल रही है कि कोई सोचना चाहिए ये क्यों हो रहा है। पूना में एक हसन अली हैं, वो जो कूड़ा कबाड़ा कलेक्शन में काम करते थे और 10 साल के अंदर उन्होंने स्विट्जरलैंड बैंक में, एक स्विट्जरलैंड बैंक में 8 बिलियन डॉलर्स माने 40,000 करोड़ रुपए का अकाउंट खोला। अब ये कूड़ा कबाड़ा कलेक्ट करके 40,000 करोड़ विदेश में कैसे जमा कर सकते हैं? तो इसके माने वो किसी के बेनामी है, और बेनामी हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोगों का है। वो अचानक पकड़े गए थे। एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि ये कूड़ा कबाड़ा कलेक्ट करता है और बड़ी महल में रहता है, तो उन्होंने उसको नोटिस भेजा। उसके घर में छापा लगी और छापा में उसको स्विट्जरलैंड की बैंक की अकाउंट मिल गई, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड को लिख दी और स्विट्जरलैंड ने कहा हाँ इसके पास 8 बिलियन डॉलर का जमा है हमारे यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में। तो वहां से ये 2007 को हुआ, उस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया और इस हसन अली को गिरफ्तार नहीं किया, इससे पूछताछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसे 3 साल चली और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के कारण उस पर कार्रवाई हो रही है और धीरे धीरे आप टेलीविजन को देखेंगे तो नाम आने लग गए हैं। अभी तो छोटा मोटा नाम आया, कोई पांडे एमएलए या कांग्रेस पार्टी का कोई है बिहार में, ऐसे जो नाम छोटे छोटे आ रहे हैं, पर धीरे धीरे वो बढ़ते ऊपर जाते जाते वो आखिर कहां जाएगा? सोनिया गांधी तक जाएगा। और तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आज हमारे राजनेताओं के अकाउंट्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। फिलीपींस में एक राष्ट्रपति था मार्कोस, उसने बहुत भ्रष्टाचार किया और उसके जो विरोधी था, विरोध पक्ष में जो था, अक्विनो उसका नाम था, उसको उसने हत्या कर दी। और अक्विनो का हत्या होने के बाद लोग सड़क पर आ गए, जैसे अभी इजिप्ट में हुआ, और मार्कोस को जाना पड़ा। जाने के बाद जो अक्विनो की बीवी है वो बनी राष्ट्रपति। उसने अमेरिका से मदद मांगी, फिलीपींस और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, तो उन्होंने मदद मांगी कि मार्कोस का तो बड़ा पैसा जमा हुआ है स्विट्जरलैंड में, उसको आप कृपया बाहर निकाल के हमारी सरकार को दीजिए। तो अमेरिका ने अपनी बल लगाई और उस बल लगाते ही सारा मार्कोस का जो पैसा था सब आ गया। 1 लाख करोड़ रुपए का इक्विवेलेंट उसका अकाउंट था। पर उस अकाउंट ढूंढते समय स्विट्जरलैंड ने बाकी सारे जो दुनिया के नेता हैं उनका नाम दे दी जिनका अकाउंट्स हैं। उसमें राजीव गांधी का नाम भी था, परंतु उस समय तक जब निकला राजीव गांधी की हत्या हो गई थी लिट्टे से, और उसका जो बैंक अकाउंट था वो सारा सोनिया गांधी को ट्रांसफर हो गया। और उस समय मैं 1991 नवंबर की बात कर रहा हूं, राजीव गांधी की बैंक अकाउंट जो ट्रांसफर हुई सोनिया गांधी को, उसमें कितना था? 10,000 करोड़ रुपए उस समय की प्राइस में, $2 बिलियन।
सोनिया गांधी तो देश को पैसा ला ही नहीं, वहीं रह गई, कोई पूछने वाला भी नहीं था और ये मामला दब गया था और बाहर नहीं निकला। उस समय मैंने प्रयास किया बट कोई सुना नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। मैं दूसरे विषयों को लेने लगा क्योंकि इसमें तो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मिलती। एक ही था कि वो अमेरिका के पास थी पर तो उसका पूरा डिटेल्स नहीं था। अब अकाउंट्स $2 बिलियन, 10,000 करोड़ तो कुछ नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर था YSR रेड्डी, इसके 80,000 करोड़ रुपए विदेशी बैंक में। आजकल सोनिया गांधी की 90,000 है, चिदम्बरम का 50,000 करोड़ है। अब करोड़ का ही नाम खत्म हो गया है। हमारे पुराने इसमें गणित में हम कहते हैं अब्जा, अब्जा माने 100 करोड़, वो भी कुछ नहीं है। और इस प्रकार से आज इतने सारे नेताओं की बैंक अकाउंट इतनी जबरदस्त बड़ी है, ये सारा पैसा वापस आ जाएगा तो हमारे देश के लिए कितना अच्छा होगा। इसीलिए ये भ्रष्टाचार जो इश्यू है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसका असर क्या होता है हमारी इकोनॉमी में। लोग कहते हैं कि किसी को पैसा हो गया, वो अमीर हो गया तो इकोनॉमी का क्या नुकसान हो सकता है। उसके बहुआयाम नुकसान होते हैं। मान लीजिए आज मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है हमारे देश में। अब ये इन्फ्लेशन हमारे देश में होना क्यों चाहिए? हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट है 9% पर ईयर, दुनिया के नंबर 1 के बराबर हो गए, हम चाइना से भी थोड़ा आगे हो गए। इतनी प्रोडक्शन हो रही है, 9% में बढ़ रही है, तो फिर दाम क्यों 16% में बढ़नी चाहिए? क्योंकि जिनके पास काला धन है, जो भ्रष्टाचार में काला धन ही मिलती है, उस काला धन को लेकर मार्केट में आने वाली सब्जी, तेल, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सारी चीजों को खरीद कर वो गोडाउन में डाल देते हैं और शॉर्टेज हो जाती है, उस कारण से बढ़ जाती है और ऊपर बढ़ने के बाद उसको बाहर निकालते हैं। तो भ्रष्ट भी होते हैं, पैसा, भ्रष्टाचार में पैसा मिलती है, उस भ्रष्टाचार के पैसा में भी वो कमाते हैं। आजकल एक जमाना था कि आप स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है, उसमें कुछ कमा नहीं सकते हो, कर सकते थे। स्विट्जरलैंड बैंक में जो जमा था वो वही था और स्विट्जरलैंड बैंक उल्टा आपके सर्विस चार्ज करती थी, एक सर्विस चार्ज लगाती थी। आपको स्विट्जरलैंड बैंक को देना था उसको गुप्त रखने के लिए। लेकिन ये यूपीए आई 2004 में और चिदम्बरम बना फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो सलाम भरता है रोज सोनिया से, और उसने एक नया, एक फिनेंशियल डेरिवेटिव उसको कहते हैं, एक नया नमूना निकाला। उसका नाम था पार्टिसिपेटरी नोट। अब पार्टिसिपेटरी नोट क्या है? आप कैश यानी रुपए में या डॉलर में बोरी ले जाइए यूएस फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स या मॉर्गन स्टैनली लंदन ऑफिस में या न्यूयॉर्क ऑफिस में, और उनके काउंटर में जाकर इस बोरी को रखिए और कहिए मैं इंडियन हूं और मुझे पार्टिसिपेटरी नोट दीजिए। ये इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हो, ये अमेरिका और लंदन में कर सकते हो। तो वो आप एक पर्चा देंगे आपको, उसमें सिर्फ कितना पैसा आप आकर रखी काउंटर में उसी का जिक्र होगा, आपका नाम का नहीं होगा, आपने कहां से ये पैसा लेकर आए ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उस पर्चा को लेकर आप हिंदुस्तान वापस आइए और स्टॉक मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दीजिए
और वो उसको स्टॉक मार्केट में उसको उपयोग करेंगे और इस कारण से स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ेगा और बहुत बढ़ने के बाद आप कहिए कि हम बेच रहे हैं स्टॉक और वही पार्टिसिपेटरी नोट आपको वापस देना पड़ेगा और उसको लेकर आप विदेश में जा सकते हैं जितना आपने कमाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर चले गई, आपने खरीदा था लो प्राइस में, बेच दिए हाई प्राइस में और वो जो डिफरेंस है वो ले जाइए। अब कैपिटल गेन्स टैक्स है हमारे देश में, उसके लिए चिदम्बरम साहब ने एक नया बनाया कि आप पहले जाइए मॉरिशस, वहां $1 का एक कंपनी शुरू करिए और वो कंपनी आकर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉरिशस बहुत छोटा देश है, हमारे मित्र देश है, इसीलिए हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। आज आप आश्चर्य होगा आपको कि मॉरिशस से ही सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे देश में। अब मॉरिशस में है ही कुछ नहीं, सिर्फ बीच है, थोड़ा गैम्बलिंग कैसीनोज है, ये है वो है, वो कैसा आपको इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट दे सकता है? ये सारा हमारी काला पैसा हवाला के जरिए बाहर जाती है, पार्टिसिपेटरी नोट बन जाती है, वहां से फिर मॉरिशस आती है, वहां से कंपनी बनाते हैं, उसको लेकर यहाँ आते हैं। इस बार अभी 2G में भी यही हमने देखा और सारे टेलीकॉम कंपनी की एक ही एड्रेस है। तो इस तरीके से आज भ्रष्टाचार में पैसा जो मिलती है उसको सिर्फ ट्रंक में बंद के ताला लगा के आपके बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे सारे दाम बढ़ते हैं। या आप खरीद लीजिए मार्केट से, गोडाउन में रख दीजिए। तो पहला असर होता है हमारे देश में इन्फ्लेशन। आज आपको फ्लैट खरीदना है बंबई में, आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि काला धन के कारण प्राइस इतनी ऊपर बढ़ गई है। रियल एस्टेट जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है किसी शहर में, ये सारा काला धन के कारण। तो पहला असर तो ये हो गया। दूसरा असर है कि वो पैसा लेकर एयर कंडीशनर खरीदते हैं, हर कमरे में एयर कंडीशनर, बाथरूम में भी एयर कंडीशनर, हर रूम में एक टेलीविजन सेट, इस तरीके से सारे विलासी वस्तुओं को खरीद के अपना घर में लगाते हैं, बड़े सजावट करते हैं घर में। तो क्या होता है कि जो लग्जरी गुड्स जिसको कहते हैं, विलासी वस्तु हैं, उनके उत्पादन में प्रॉफिट बढ़ जाती है और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होता है कि जो आम जनता की जो उत्पादन की इंडस्ट्री है उसमें से पूंजी निकल जाती है और कहते हैं यहां क्यों है, हमें जब 4% 5% रिटर्न मिलती है, हम वहां जाएंगे जहां 20% मिलती है, और वो चले जाती है हमारे लग्जरी इंडस्ट्री में। इसीलिए आज हमारे 5 स्टार होटल्स में, किसी 5 स्टार होटल में आपको रूम मिलना मुश्किल है। हम अपने को गरीब देश कहते हैं, परंतु ये 5 स्टार होटल में रूम मिलना मुश्किल है। यह है कारण, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण वो उसमें खर्च होता है विलासी वस्तुओं को खरीदने के लिए, होटल में जाने के लिए, और उस कारण से हमारे देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो पूंजी है वो आम जनता की आवश्यकताओं की उत्पादन में जाने के बजाय 70% विलासीय वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। तो ये एक दूसरा असर हो गया। तीसरा है कि भ्रष्टाचार के कारण जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब गिर जाते हैं। आज आप हवाई जहाज में जाते हैं तो पायलट का क्वालिफिकेशन है, पैसा दे दो लाइसेंस मिल जाएगी आपको, पायलट की लाइसेंस। आपको इलेक्शन लड़ रहे हो, हार जाते हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर को पैसा दे दो, वो सर्टिफिकेट दे देगा। ये हुआ था चिदम्बरम तो चुनाव हार गया था, लेकिन उसने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया कि मुझे तुम जीतने के सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, और जीतने के सर्टिफिकेट दे दोगे तो 200 करोड़ रुपए दे दूंगा। इस कारण हुआ। अब उसका जो विरोध में कैंडिडेट जो जीत गया था, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळम, उसको
उसने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, उसको भी 100 करोड़ दे दिया, उसने पिटीशन भी छोड़ दिया। तो ये हमारे देश में ये डेमोक्रेसी की हालत क्या होगी इस तरह। अभी आप रोज देख रहे हो टेलीविजन में किस तरीके से करुणानिधि पैसा बांट रहा है, तो डेमोक्रेसी रहेगी? ये तो हमारी प्रणाली खत्म कर देगी। इसी प्रकार से पैसा है, उसको अब गांव में किसी के पास कर्जा के लिए मुश्किल है, बैंक में जाके तो मॉर्गेज मांगते हैं तो वो देते हैं कर्जा। ये छोटे मोटे पुलिस वाले, क्लार्क, गवर्नमेंट के क्लार्क, ये ऐसा करते हैं। और वो पैसा नहीं देगा तो इसके लिए गुंडे बदमाश को रखना है, तो क्राइम को बढ़ावा मिलती है। बॉम्बे में तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, कलेक्शन का जो क्राइम इंडस्ट्री हो गई है। इसी प्रकार से आपको हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी में भी अब खतरा आ गया है। मैं आपको अभी 2G के बारे में थोड़ा विवरण दूंगा, और इतना मैं बोलूंगा कि जिन कंपनीज को राजा ने लाइसेंस बेचा सस्ते दाम पर, 2001 के दाम पर, जब उसको 2008 के दाम पर बेचना चाहिए था। 2001 में हमारे देश में सिर्फ 4 करोड़ मोबाइल फोन्स थे, 2008 में 70 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, और इसीलिए मार्केट इतनी बड़ी हो गई, सब चाहते हैं कि लाइसेंस मिल जाए। उसने वो प्राइस फिक्स किया और चंद चुने हुए लोगों को उसने लाइसेंस दी। उसमें से 2 ने विदेशी कंपनी को बेच दी 8 गुना दाम पर। जो दाम उन्होंने सरकार को दिया, 2 महीने के अंदर उन्होंने उस लाइसेंस को बेच दी 2 विदेशी कंपनी। एक का नाम है एटीसलाट। एटीसलाट का हेडक्वार्टर दुबई में, परंतु होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दिया है ये लाइसेंस देने के पहले दूसरे किसी बात के संबंध में कि एटीसलाट को कहीं नहीं आने देना देश में, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ISI से कंट्रोल्ड है, इसीलिए इसको आने नहीं देना। अब वो आ गया है, सब जगह टावर लगा रहा है। पाकिस्तान से ISI से आए हुए लोग सब इंजीनियर बन के आ गए हैं, उनको वीजा देना पड़ रहा है क्योंकि आपने लाइसेंस दिया। तो ये एक है। एक दूसरा कंपनी ने टेलीनॉर एक कंपनी को बेच दिया। टेलीनॉर तो नॉर्वेजियन कंपनी है, परंतु उसकी सारी इक्विपमेंट जो है वो चाइनीज की मिलिट्री से खरीदते हैं। और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, ये चिदंबरम आने के पहले जब शिवराज पाटिल थे उस समय की रिपोर्ट है कि ये जो टेलीनॉर की है, ये सारी जो चाइनीज इक्विपमेंट यहां लग जाएंगे तो साइबर वॉरफेयर हो सकता है। यदि हमारी और चाइना के बीच में लड़ाई होगी तो कंप्यूटर सारे फेल कर देंगे आपकी। तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट, किसी के प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देनी चाहिए, और इन दोनों को दे दिया है। आज एटीसलाट और यूनिनॉर के नाम पर सर्विसेज शुरू हो गए हैं। और क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए था। भ्रष्टाचार के कारण आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बेच डाला। इसको उठाने के लिए हम लोग, क्योंकि आप ऑपोजिशन में भी लोगों को ढूंढ के पैसा दे दो, उसका फिर सीक्रेट वीडियो कर दो, स्टिंग ऑपरेशन, और बाद में कहो कि बाहर निकाल देंगे। ब्लैकमेल, आज हमारे कई नेता ब्लैकमेल होते हैं। इसीलिए आज हमारे देश भ्रष्टाचार के कारण बहुआय, जिसके पास शस्त्र और राजा होगा परंतु वो नीति नहीं बनाएगा, युद्ध में जाना नहीं जाना, ये उसके लिए वो ब्राह्मण के पास आएगा और उससे पूछेगा, उसका पांव धोएगा, राजा धोएगा। ये दुनिया में कहीं और राजवंश में आप देख नहीं सकते। दूसरे देशों में राजा ही कानून बनाता था, बट हमारे समाज में, सनातन धर्म समाज में, राजा कानून नहीं बनाता था। ये जिनके पास विद्या थी वो बनाते थे और उनकी बात सुनना पड़ता था।
जो पैसा कमाने के लिए, जिसको वैश्य कास्ट कहते हैं, वो कमा सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन समाज में उनकी प्रतिष्ठा इस कारण से नहीं बन सकती है। और जो जमीन की में मालिक है वो अनाज पैदा करेंगे देश के लिए, और किसी कारण से कोई पराया हो जाए, उनके बच्चे पराया नहीं हो सकते। तो वाल्मीकि दलित समाज से आए, परंतु उनको महर्षि माना गया। सरस्वती ने खुद उनको मंत्र सिखाया और उन्होंने रामायण लिखी। वेद व्यासा की मां मछुआरा थी और उन्होंने महाभारत लिखी। कालिदासा कवियों के कवि, वो शिकार करते थे जंगल में। ऋषियों के ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए और इतने शक्तिशाली हो गए कि देव भगवान से डरते थे। उन्होंने तो एक दूसरा स्वर्ग पैदा करने के लिए निश्चित कर दिया था। हाँ, ब्राह्मण भी नियम को पालन नहीं करें, नियम को तोड़ दें, उनको सजा मिलती थी। रावण ब्राह्मण था। अब ये करुणानिधि को नहीं पता था, तो वो सोचते थे उत्तर भारत के लोग सब ब्राह्मण हैं और हम लोग द्रविड़ हैं, हमें भगा दिया गया, वहां पहले थे वहां से नीचे भगा दिया, और रावण हमारा भगवान है। रावण पूजा करते थे, वो रावण लीला करते थे। तो मैंने एक दिन उनको कहा कि रावण तो ब्राह्मण था, नहीं हो ही नहीं सकता। फिर मैंने तमिल में जो लिखी हुई रामायण है, कंबन रामायण, उसको पढ़ाया। उस दिन से ब्राह्मण का बात करना छोड़ दिया उन्होंने, और सिर्फ राम का बुराई करते था, ये उत्तर भारत से आया है। और राम की तो बुराई रोज किया उसने। राम सेतु तोड़ने के लिए इसीलिए किया कि राम की बुराई हो जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको भी रोक दिया, तो वो चिढ़ गए। एक दिन कहता है, स्वामी कहता है कि राम सेतु हो, राम ने सेतु बनाया। कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, कहां से इंजीनियरिंग डिग्री लिया। और दूसरे दिन बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। मैंने चिट्ठी लिखा, कम से कम MBBS तो है रामचंद्र जी को। तो ये मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि ओरिजिनल आइडिया, अब तो ये नहीं चलेगा, ये वर्ण व्यवस्था को सुधार नहीं सकते, इसको तो मिटाना है। अब तो सिर्फ ये कहना कि हम हिंदू हैं और कुछ नहीं है। और मुस्लिम और क्रिश्चियन यदि कह दें कि हमारा पूर्वज हिंदू है, उनको भी हम साथ जोड़ सकते हैं। और यदि वो कहते हैं नहीं हम तो गौरी और गजनी की औलाद हैं, तो उनको कहो पाकिस्तान का रास्ता वो है, वहां जाइए। जो ये नहीं मान सकते, जो सच है कि DNA एनालिसिस के अनुसार हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब, क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन का पूर्वज हिंदू है। किस तरीके से वो हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम बनाएंगे वो तो अलग बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सनातन धर्म जो है, ये है जिसने हमारे देश को भ्रष्ट होने नहीं दिया, और इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वो आज सबसे लंबा संस्कृति है। दुनिया में इतना लंबा संस्कृति है ही नहीं, क्योंकि हमने पैसा को सर्वोपरि नहीं बनाया था। अमेरिका में एक बहुत अमीर एक्ट्रेस है जो फेमस बन गई थी, उसका नाम है जूलिया रॉबर्ट्स। एक दिन वो शूटिंग के लिए आई हरियाणा, 1 महीना रही और वापस गई अमेरिका में, और अपने को हिंदू डिक्लेयर कर दिया, सारा परिवार को हिंदू बना दिया। तो अखबार वालों ने पूछा ये क्या कर दिया आपने? उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसा तो बहुत है, परंतु मैं सुखी नहीं थी,
मैं दुखी थी, मेरे मनस में शांति नहीं थी। मैं गई वहाँ हरियाणा में और देखा वहाँ सब लोग गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं बड़े हंसते रहते थे। फिर मैं वहाँ एक गुरु को मिली और गुरु ने मुझे बताया कि ये अब मुझे समझ में आई, सनातन धर्म ही है जिससे मैं शांति पा सकती हूँ, इसीलिए मैं हिंदू बन गई। और वो अकेला नहीं बनी, फोर्ड जो मोटर कंपनी है उसका पोता वो भी हिंदू बन गया। धीरे धीरे ये होने लगी। हम अपने को पहचानते नहीं है। हम तो योगा को नहीं मानते थे, जब वो अमेरिकन लोग योगा करने लगे फिर हम भी योगा करने लगे। अब अमेरिकन संस्कृत सीखने लगे, थोड़ी दिन में यहाँ भी संस्कृत हम सब लोग सीखने लगेंगे। वास्तविकता ये है कि भ्रष्टाचार को दीर्घकालीन दृष्टि से मिटाना है तो एक ही रास्ता है, इस देश को पुनः सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। नहीं तो दीर्घकालीन में हम भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकते। हम दंड दे सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं, परंतु जो बीमारी है उसको इलाज एक ही है। जब हम पैसे को सर्वोपरि नहीं मानते, हम दूसरे चीजों को मानते हैं। मैं जब स्टूडेंट बन के अमेरिका गया तो मेरे क्लासमेट ने कहा कि महात्मा गांधी को आप लोगों ने लीडर कैसा मान लिया। मैंने कहा क्यों, वो तो आधा नंगा है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे देश में ऐसा नहीं बन सकता। उसने कहा नहीं, तो हमारे देश में ऐसा कोई है तो हम इंडिसेंट एक्सपोजर में उनको जेल में बंद कर देंगे। हमारे नेता तो सूट बूट सब पहन के आते हैं। तो ये हमारे देश का पहचान है, जितना त्याग करते हो उतना तुम्हारी मान होगी। ये है हमारी सनातन धर्म, इससे हम दूर चलेंगे। आपको मैंने सुना है कि एक व्याख्यान माला में एकात्म मानववाद का लेक्चर हुआ था महेश शर्मा की, नहीं कल ही हुआ था। अब दीनदयाल जी ने इतना सुंदर विचार दिया। मैं तो समझता हूं कि एनडीए की सरकार में इसको तो कंपलसरी बनानी चाहिए थी सब यूनिवर्सिटीज में। उन्होंने क्या कहा, यही कहा है कि हमारी चिट्ठी में ये समन्वय चाहिए। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म ये सारा भौतिकवाद है, एक आयाम की भौतिकवाद है। परंतु हमारे हिंदुत्व का जो अर्थ प्रणाली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी है, वो है अर्थ का भी विकास और आध्यात्मिकता के भी दोनों में समन्वय। उस समन्वय से ही एक आत्म मानववाद बनती है। ये दीनदयाल जी ने कहा था, वही सनातन धर्म का दूसरा परिभाषा है। मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार के आंदोलन से यदि इस देश की दिशा एक बार अपने पुरानी प्राचीन संस्कृति और हमारे पुराने सनातन धर्म की ओर हमारे लोगों को ले जाएगी तो फिर हम दोबारा मुक्त हो जाएंगे और हमारे देश आगे बढ़ेगी। ये देश के हमारे पूर्वजों ने लड़कर इस देश को बचा के छोड़ा है। हमारे इतिहास में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। हमारे इस इतिहास में तो ये सिखाया जाता है हम पिटते रहे। पर ईरान देख लीजिए, ईरान तो 100% ज़ोरोएस्ट्रियन था, ज़रतुश्त्रा के फॉलोअर्स थे। मुसलमान आया, पूरा देश का सत्ता को कब्जा किया। 15 साल में उन्होंने 100% ईरान को मुसलमान बना दिया। मुसलमान गया बेबीलोन, जिसका नाम आजकल इराक है, 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। इजिप्ट गया, 17 साल में 100% मुसलमान बना दिया। क्रिश्चियंस गए यूरोप में, 50 साल में सबको 100% क्रिश्चियन बना दिया। यहां 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जरिए, 1000 साल के बाद भी हम 83% हिंदू हैं। इसके माने हम लड़ते रहे। हमारे लड़ने का तरीका ये बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनुकूल नहीं, ठीक नहीं था, क्योंकि हमारे रूल था
सूर्य उदय होने के पहले लड़ाई शुरू नहीं करेगी, शुरू नहीं होगी, और अस्त होने के बाद तंबू में वापस जाकर लेट जाना है। दूसरा, मैदान में होगा लड़ाई, खेत में नहीं होगा, नगर में नहीं होगा। तो कुरुक्षेत्र मैदान था, रावण भी महल को छोड़ के बाहर आना था, मैदान में लड़े राम से। और तीसरा, हारने के बाद माफी मांगोगे, सब दे दे और लौटा दो, इज्जत के साथ उसको लौटा दो। पृथ्वीराज चौहान ने तो 17 बार या 16 बार मोहम्मद घोरी को माफ करके सब लौटा दिया, उसको एक बार भी नहीं करना चाहिए था। पहले राजा जिसको ये समझ में आई कि नियम बदल गया, वो था शिवाजी। उसको इस अफजल खान ने डिनर में बुलाया, उसने कोई शिष्टाचार नहीं सोचा, उसने वो पंजे को पहन कर गया वहां और उसने कहा गले लगाओ, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। क्योंकि जिस नियम से हम लड़ते थे, वो नियम से बाहर से जो आए वो नहीं लड़े, इसीलिए हम मार खाए। और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी देश की प्रॉब्लम यही है कि जो आज की लड़ने के तरीके हैं वो है ब्रेन का, वो अब शस्त्र का नहीं है उतना। अब हमारी बड़ी संख्या है, हम 100 करोड़ के लोग हैं, या 100 करोड़ से भी 120 करोड़ के लोग हैं। 1000 बकरी है और एक शेर आ जाएगा तो मेजॉरिटी तो बकरी के पास है, पर फिर भी बकरी भागेगा, शेर नहीं भागेगा। और शक्ति भी पर्याप्त नहीं है। सर्कस में चले जाइए, 5 सिंह होंगे एक पिंजरे के अंदर, और एक दुबला पतला रिंग मास्टर होगा और कहेगा ये सिंह को ऊपर चढ़ो, और 5 गरजते गरजते ऊपर चढ़ेंगे, आज्ञा मानेंगे। एक सिंह के पंजे में इतनी ताकत है कि वो मारे उस सिंह रिंग मास्टर तो वो मर जाएगा वहीं, परंतु वो आज्ञा मानता है, क्योंकि ये मन उसका बचपन से उस सिंह को तैयार किया गया है। हमारे भी ब्रेन वॉश हो गए हैं हमारे लोग, इससे निकलना है। इसी को पुनरुत्थान कहते हैं, और पुनरुत्थान हिंदुत्व के जरिए आ सकती है, सनातन धर्म के जरिए आ सकती है। और यदि हमारे देश में लोग नई तरीके से हमारे इतिहास को समझेंगे और जानेंगे और अपने पूर्वज के बारे गर्व करेंगे, और ये जो पैसा का भूख है, पैसा तो बनाना है, कमाना है, परंतु ये पैसा को सब कुछ नहीं करना है, वो हमारी समाज की प्रतिष्ठा की एक संकेत नहीं रखना है। यदि वो छोड़ देंगे और सनातन धर्म को अपनाएंगे तो हमारे देश दोबारा एक नंबर 1 देश दुनिया में बनेगी। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं सनातन धर्म पर डॉक्टर स्वामी के मार्गदर्शन के पश्चात अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी सजेड़। आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, इस सभा के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आशा जी, सेक्रेटरी महोदय, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमने एक बहुत ही गंभीर भी कहूँ या बहुत ही जानकारी युक्त भाषण सुना है। भ्रष्टाचार की जो परिभाषा आपने दी और जो रूपरेखा बताई और जो गिनती बताई, वो वास्तव में चौंकाने वाली है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, पर आपने केवल अपने भाषण को एक सीमा तक सीमित रखा और उसी को ज़्यादा डेवलप कर हमें पूरी जानकारी दी। हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। और वास्तव में अगर यह भ्रष्टाचार जो अधिकारी या राजनेताओं या जो सत्ता में बैठे उनके पास है, वह अगर कम हो जाए तो देश का स्वरूप बहुत बदल सकता है, उसके रूप हो सकता है।
मैं उसके साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि इसके बाद भ्रष्टाचार एक सीमा तक वहाँ तक क्यों रुके, जो इसके बाद आगे बढ़ा है उस ओर भी अपन ध्यान दें। और समाज में जो अलग अलग रूप से भ्रष्टाचार है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं हो, उस ओर भी अगर अपन ध्यान देंगे तो देश बहुत अधिक उत्थान कर सकेगा, हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही जो उस धर्म की बात जोड़ी वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भ्रष्टाचार का कारण क्या है? इसका कारण जो मैं बताना चाहूँगा वो यह है कि हमारी पदार्थ के प्रति मोह बहुत हो गया है। हम पदार्थ को ही सब कुछ समझ बैठे और उसी के आधार पर हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं और कार्य करना चाहते हैं। अगर ये पदार्थ के प्रति हमारा मोह कम हो तो शायद इस भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी रोक लग सकती है। आपने धर्म की बात साथ में जोड़ी। धर्म वही है, आप ट्रस्टी हैं, आप कोई भी काम करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे आप अपना मत मानिए, आप उसके ट्रस्टी हैं और उसका उपयोग उस सीमा में अपने उपयोग के लिए करिए। बाकी उसका उपयोग परमार्थ कार्यों में या दूसरे कार्यों में करें। ये हमारी धर्म की परिभाषा है। अगर हम धर्म के हिसाब से चलें और उस कार्य को उस रूप से करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि ये भ्रष्टाचार के जो रूप कई रूप में हैं, चाहे वो अधिकारियों में हो, समाज में हो या किसी स्टेज पर हो, वो भ्रष्टाचार का रूप अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी पदार्थ के प्रति सोचने की भावना बदल जाएगी। जो हमारा हिंदुस्तान का पुराना रूप था, हम उसको पूर्ण पा सकेंगे। और उसके लिए आवश्यक है कि हम जन्म से बच्चों में संस्कार इस प्रकार का निर्माण करें कि उनके मन में भ्रष्टाचार की भावना आए ही नहीं। वे इतनी नैतिक शिक्षा के साथ आगे बढ़े कि भ्रष्टाचार को पनप नहीं दें, तो सारा समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा। मेरा ये बहुत समय हो चुका है, मैं अधिक समय न लेकर यही कहूँगा कि आज जो बातें हमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बताई है वे वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने लायक है और उसके ऊपर विचार कर कुछ कार्य करना की प्रेरणा हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं आयोग समिति के अध्यक्ष और सारे सदस्यों को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर 2 मिनट बोलने का समय दिया। धन्यवाद। आदरणीय छाजेड़ जी की जिस प्रकार की छवि से हम सब परिचित हैं, आपने उसी अनुरूप अपना उद्बोधन दिया है। जैसा कि विगत 25 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी आच्छा से मैं अनुरोध करता हूं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर स्वामी जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसी प्रकार श्री अशोक जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी छाजेड़ को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। साथ ही दोनों महानुभावों को आद्य सरसंघ चालक जी के बारे में एक पुस्तक भी भेंट कर रहे हैं। कुछ सूचनाएं हैं। जिस प्रकार से इस व्याख्यानमाला की पूरे शहर में प्रतिष्ठा है और लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं, विगत 25 वर्षों में जितने प्रमुख व्याख्यान हुए हैं और इस वर्ष के रजत जयंती के अवसर पर जो 5 दिन के अन्य व्याख्यान हुए हैं, इन सभी को मिला करके एक CD और DVD यह 17 अप्रैल के पश्चात संघ कार्यालय आराधना सरदारपुरा में 17 अप्रैल के पश्चात उपलब्ध होगी। इच्छुक लोग वहां से इसे क्रय कर सकते हैं। इसका शुल्क 100 रुपये रहने वाला है। इसी प्रकार से जिस दिन से इस बार की व्याख्यानमाला प्रारंभ हुई है, उस दिन से प्रतिदिन अभिमत पत्रक श्रोताओं को प्रदान किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभिमत पत्र भर के इस परिसर में रखे हुए पत्र पेटियों में डाले होंगे, उनका अभिमत में प्राप्त हो जाएगा, किंतु कुछ ऐसे महानुभाव जिनका किसी कारण से अभिमत देना रह गया हो या और भी कुछ लिख करके देना चाहते हो, वे अपने अभिमत आज भी बाहर ये व्यवस्था इस प्रकार की पेटियों की है उसमें डाल सकते हैं। आज के पश्चात भी समिति के अध्यक्ष
समिति के सचिव और समिति के संयोजक, इन तीनों को आज के बाद 1 सप्ताह तक अगर चाहें तो अपने अभिमत उन्हें फ़ोन द्वारा भी बताए हुए स्थान पर जाकर दे सकते हैं। इस रजत जयंती वर्ष के पूरे 5 दिवस के आयोजन में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं लगी हैं। इन सभी के आभार के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी आच्छा को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आभार व्यक्त करें। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला के रजत जयंती वर्ष के 5वें दिन के व्याख्यान में पधारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने व्यस्ततम समय में हमें समय दिया और सारगर्भित मार्गदर्शन से हम सभी की चेतना को जागृत करने का काम किया है। मैं व्याख्यानमाला समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र कुमार जी साहब छाजेड़ का भी मैं समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस साल रजत जयंती वर्ष में कुछ नए आयाम जुड़े, इस वजह से काम भी काफ़ी बड़ा है। इन सबको जैसे कि 3 व्याख्यान की संख्या 3 से बढ़कर 5 हुई है, इसलिए व्यवस्थाएं भी बढ़ी। इन सबको सफल बनाने में मीडिया, श्रोतागण, लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास, प्रशासन, नगर निगम एवं अन्य सभी ऐसे सभी संस्था एवं संस्थान जिनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग इस व्याख्यानमाला में मिला, मैं उन सभी का भी समिति की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम गान के लिए आमंत्रित हैं कुमारी पल्लवी नीमदेवकर एवं कुमारी प्राची नीमदेवकर। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे कमला अमरा